आपके सामने मैं अपनी दो कविताएं प्रस्तुत करूंगी। दोनों कविताएं अलग अलग मिजाज की हैं। पहली कविता का शीर्षक है आम आदमी का प्यार। जब भी इस पृथ्वी पर कहीं कोई एक बेहद आम आदमी किसी से कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो दरअसल वह खुद को ही विश्वास दिला रहा होता है कि वह अभी भी प्यार करने की कुव्वत रखता है, कि वह प्यार कर सकता है दुनिया की तमाम विपत्तियों, तमाम संदेहों, तमाम युद्धों, तमाम अनिश्चय और तमाम बेगानापन के बावजूद। उस समय वह खुद को विश्वास दिला रहा होता है कि वह सिर्फ खुद को ही नहीं, किसी दूसरे को भी चाह सकता है, और शायद इतना चाह सकता है जितना कि खुद को भी नहीं, या शायद इतना चाह सकता है कि खुद को भूल सकता है। जब भी कोई साधारण आदमी कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो वह खुद से कह रहा होता है कि वह अच्छाइयों से प्यार करने की कुव्वत रखता है, क्योंकि एक बुरा आदमी भी बुराइयों से कभी प्यार नहीं करता, वह उनका गुलाम होता है, और एक गुलाम मालिक को कभी प्यार नहीं करता बल्कि अवश्य होता है उसके सामने। और इसलिए ज़रूरत पड़ी तो अच्छाइयों पर आने वाले हर संकट के खिलाफ तनकर खड़ा भी हो सकता है। जब भी इस पृथ्वी पर तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के बीच जीने वाला कोई एक निहायत मामूली आदमी किसी से कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो वह इस जाती हुई अनाचारी सदी द्वारा उपस्थित की गई तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर रहा होता है। अब यह एक दीगर बात है कि कब तक वह अपने संकल्प पर कायम रहता है, पर कम से कम उस समय वह अपने हृदय की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर रहा होता है और सच्चे विश्वास के साथ अपने समय के अंधेरे को चुनौती दे रहा होता है। जब भी कोई आम आदमी अपने दिल की गहराइयों में छिपे प्यार का इजहार करता है, तो वह बेहतर भविष्य के प्रति खुद को आश्वस्त कर रहा होता है, या फिर वह अपने घुटनों की ताकत आजमा रहा होता है कि वह अभी भी कभी उठ खड़ा हो सकता है, हत्यारे की आंखों में झांकता हुआ। एक निहायत मामूली आदमी जब खोलता है अपना हृदय, तो वह विस्मृति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा होता है, या फिर शब्दों के सही अर्थों तक बेहद बेचैनी के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। इस कविता का शीर्षक है एक गौर तलब सिचुएशन। अब ज़रा एक और सिचुएशन पर गौर करें। रात लगभग 11 बजे का समय। एक स्त्री निकपट एकांत में लेटी हुई है, बाईं करवट, तकिया से सटा हुआ बायां गाल कि एक कतरा लुढ़कता है आंसू का बाईं आंख से और एक दाईं आंख से। बाईं आंख के आंसू का कतरा बाईं कोर पर इकट्ठा होता है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है और जज्ब हो जाता है तकिए में, गिलाफ पर एक निशान छोड़ता हुआ। दाईं आंख के आंसू की बूंद भी इकट्ठा होती है बाईं कोर पर उसके सामने एक लंबी दूरी है चढ़ावों उतारों भरी। वह ढलकती है, नाक की हड्डी पर दाईं ओर से चढ़ती है, फिर बाईं ओर उतरती है, फिर बाईं आंख का तरलता युक्त सतह पर फिसलती हुई वहीं जज्ब हो जाती है जहाँ की पहली बूंद। इस दूसरी बूंद को तकरीबन 6 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। जीवित रही वह इस नश्वर जगत में कुछ अधिक समय तक। आंसू की दोनों बूंदों की नियत एक थी, पर अनुभव अलग अलग। यूं बहुत दूर तक कविता में आपको भरमाया जा सकता है। आंसू की 2 बूंदों के प्रादुर्भाव और अवसान की कहानी के पीछे छिपे किसी गहरे निहितार्थ की निरर्थक खोज में इधर उधर भटकाया जा सकता है।
इन पर ज्यामितीय या अंकगणितीय या रासायनिक चर्चा की जा सकती है। इस चर्चा को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय या साहित्यिक विस्तार और रंग दिया जा सकता है। पर इस सिचुएशन को एक और एंगल से देखा जाए तो कैसा रहे? आंसुओं पर बातचीत, जिंदगी पर बातचीत हो, क्या यह इतना आसान है? अब यदि यही चाहते हैं तो जाइए, आग की खोज कीजिए। जी हाँ, हजारों साल बाद एक बार फिर नए सिरे से। एक तपते हुए दिल, खौलते सवालों से भरा दिमाग, चमकती आँखों और गरम नम हथेलियों के साथ मिलिए। कल या परसों या बरस, 2 बरस बाद फिर कहीं बैठकर बातें करेंगे ज़िंदगी के बारे में और उस ज्वालामुखी के बारे में जहाँ से लगातार धुएं का गुबार उठता रहता है और पिघला हुआ लावा बहता रहता है बीच बीच में।